अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वो हाथ जो पत्थरों को भी मोम बना देते हैं, उन्हीं हाथों को अक्सर खाली रहते देखा है। नाज़रीन, आज 1 मई है, यौम मजदूर, एक ऐसा दिन जो दुनिया भर में मेहनत कशों की अजमत, उनकी कुर्बानियों और उनके पसीने की कदर को सलाम पेश करने के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी आज का दिन उन करोड़ों मजदूरों के नाम है जो अपने हाथों की मेहनत से इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत रखते हैं, मगर खुद जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम नजर आते हैं। आज जब हम मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो वहीं एक तल्ख हकीकत भी हमारे सामने खड़ी है। महंगाई का तूफान है, बढ़ती बेरोजगारी है और कम उजरत, ये सब मिलकर मजदूर तबके की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा और मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी के बजट को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। वो मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है आज भी इस फिक्र में है कि शाम को चूल्हा कैसे जलेगा। एक तरफ आलमी सतह पर मौशी दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब मुल्क के अंदर तवानाई, रोजगार और महंगाई के मसाइल ने एक नई आजमाइश खड़ी कर दी है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे मजदूर के हक की, उसके ख्वाबों की, उस हकीकत की, क्या वाकई इस मुल्क में मेहनत का सिला मिल रहा है या फिर पसीना बहाने वाला हाथ आज भी अपने हक का मुंतजिर है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, अब मंजर बदल रहा है। लफ्जों की सड़क पर ऐसे कदमों की चाप सुनाई देती है जो आने वाले वक्त की खबर देती हैं। एक तरफ ताकत की आवाज है जो रुकने का नाम नहीं लेती, तो दूसरी जानिब जवाब की बाज़कश्त है जो खामोश रहने को तैयार नहीं। कहीं फैसलों की मेज पर नए नक्शे खींचे जा रहे हैं तो कहीं सवाल उठ रहे हैं कि रास्ता कहां जा कर रुकेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो कई नए रास्ते खुले दिखाई देते हैं, मगर हर रास्ता अपने साथ एक नई आजमाइश भी लेकर आता है। समंदर के किनारे खड़े रास्ते अब सुनसान हैं और जमीन के रास्ते बोझ उठाए आगे बढ़ रहे हैं। तिजारत की सांसें तेज है, दुनिया की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। बात सिर्फ बयाना तक महदूद नहीं रही, अब हर जुमला एक इशारा है, हर इशारा एक इम्कान। तो सवाल ये है कि क्या ये सफर किसी ठहराव तक पहुंचेगा या कदम उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे टॉपिक। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें सायरा बानो, आतिफ भट्ट साहब हैं, असगर चौधरी और डॉक्टर इमरान भी हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस वक्त असगर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, आज दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से आज के दिन भी मजदूर अपने बच्चों के लिए रिस्क की तलाश के लिए घर से बाहर निकला है और जो अशरफिया है हमारी, वो आज के दिन अपने घरों पर आराम कर रही है और लेबर्स डे है वो मना रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया आकाशा, सवाल का जवाब भी आपने ख़ुद ही दे दिया है। बिल्कुल, और आज मज़दूरों का आलमी दिन है। बड़ी खुशी होती है जब साल में हम एक दिन मज़दूरों का आलमी दिन मनाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम बाबुओं की बात करें ना, तो चूँकि उस दिन बाबुओं की छुट्टी होती है और जो घर में मज़दूर होते हैं ना, उनकी सख्ती आई होती है। ठीक है, हमें बड़ा शौक़ होता है। और आज मैं देख रहा था, बल्कि रात से ही जैसे ही 12:01 हुआ तो मेरे प्रेसिडेंट से लेके, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके छोटे से छोटे जो निक्के वज़ीर है ना, निक्के वज़ीर तक की भी जो पैगाम आया हुआ था यौम मज़दूर के हवाले से। अच्छा, आपको पता है बड़े बड़े होटल्स के अंदर, 4 स्टार होटल्स के अंदर कॉन्फ्रेंसें भी हो रही थी, सेमिनार्स भी हो रहे थे। ठंडे हालों में बैठ के वो तपती रेत के ऊपर जो काम करने वाला मज़दूर है, उसकी वहाँ पर बात हो रही थी। फिर कल एक तकरीब हुई और उस तकरीब के जो मेहमान खुसूसी मेरे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे और वज़ीर हाउसिंग भी थे वहाँ पर, रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब। और बड़े, मैं तो समझा कि शायद पता नहीं कहीं हारून कारून का कोई ख़जाना हमारे हाथ लग गया है कि हमने कुछ तकरीबन 3-3.5 खरब रुपये हाउसिंग प्रोजेक्ट पे देने। मैं सिर्फ एक सवाल रखता हूँ अरबाब इख्तियार के आगे, कल जो आपने जिस स्कीम का इफ्तिताह किया है, जिन लोगों को आपने हाउसिंग के लिए चेक्स दिए, क्या उसमें कोई मजदूर भी है? इस सवाल का जवाब हमें कहीं से भी कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। महंगाई देखें, बेरोज़गारी देखें। अभी गुज़श्ता प्रोग्राम में आप कह रही थी 40 लाख लोगों को एक और जगह से बेरोज़गार करने का प्रोग्राम बन रहा है। हालत यह है कि सनतें आपकी चल नहीं रही हैं, सनतें चलें भी कैसे? तवानाई आपके पास जो है वो इतनी महंगी दे रहे हैं आप, ऐसे मायदे करके रखे हुए हैं आपने ये तवानाई के बिलखसूस गैस के और इस पेट्रोल के, कि सनतें वहाँ पर कैसे चलेंगी? जब सनतें नहीं चलेंगी तो मज़दूर के घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा?
मज़दूर के घर का चूल्हा चले ना चले आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी का पहिया भी चल रहा है, आपके घर में एसी भी चल रहा है। सो आपने 1 साल बाद एक बयान दे देना है, एक दिन मना देना है। बस इतनी ही औकात है मेरे मुल्क में बंदा है मजदूर की। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, एक तरफ आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि यौम मजदूर जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो $126 तक पहुंच गई हैं और महंगाई का एक नया तूफान जो है वो भी इस वक्त हमारे सामने है। आज जिस तरीके से हम मजदूरों की बात कर रहे हैं तो बहुत ऐसा भी देखा गया कि जो हमारे चारों सूबे हैं वहाँ पे जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारा एक आम आदमी जब वो घरों से बाहर निकल कर एहतजाज कर रहा है, हम इसको लेबर से तो बोल देते हैं, लेकिन खुशी तो तब होती जब इस दिन एक जो मजदूर है उसको सुकून होता और उसको इस महंगाई की फिक्र ना होती, उसको अपने ये फिक्र ना होती कि रात को मैं खाऊंगा क्या, या घर में जो चूल्हा जल रहा है वो जल भी पाएगा या नहीं जल पाएगा। आकाशा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो मज़दूरों का आलमी दिन है इस हवाले से इसके टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मज़दूरों का आलमी दिन है और आज छुट्टी दी हुई है सरकार की जानब से, लेकिन हैरान कुन तौर पे आज भी हम मार्केट में गए हैं, बल्कि मज़दूर एज़ यूजुअल जैसे पहले सड़कों पर बैठे होते हैं अपने वो जो मज़दूरी का जो सामान लेकर कि कोई आए और उनको साथ लेकर जाए मज़दूरी के लिए, और उनके साथ वो जो दिहाड़ी तय होती है, तो वो आज भी मज़दूर जो है वो सड़कों पर हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। और बदकिस्मती से अगर आप उनसे पूछें ना कि आज योम मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है, तो उनको इस दिन की मुनासबत का नहीं पता कि ये उनकी छुट्टी भी होती है, उनको तो ये पता ही नहीं है। वो उनको तो एक जुम्मे की छुट्टी का पता है और वो जुम्मे की छुट्टी अक्सर करते हैं, और बाज़ मज़दूर फिर भी नहीं करते, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें अपने घर की 2 वक्त की रोटी कमाना उनके लिए जो है वो महाल बना हुआ है। और आलम यह है कि हमने ऐसे ऐसे मज़दूर भी देखे हैं कि जो जब सुबह वो घर से निकलते हैं, अगर वो दिहाड़ लगती है तो उनके घर में शाम को राशन वो लेके जाते हैं साथ, आटा या जो सब्ज़ी वगैरह उन्होंने पकानी होती है, तब जाके उनका घर का चूल्हा जो है वो जलता है। अगर उसकी दिहाड़ नहीं लगी तो फिर उनको वो फाकों पे या सूखी रोटी जो है उस पर गुजारा करना पड़ता है। ये ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त मुल्क के अंदर। ऊपर से महंगाई का आलम यह है कि मज़दूरों का जो उनकी उजरत है उसमें कोई इजाफा हुआ कोई नहीं है, और महंगाई जो है आए रोज़, हर हफ्ते, बल्कि हर रोज़ की बुनियाद पर जो है वो बढ़ती जा रही है। आपने पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र किया है कि जो ये जंग लगी हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जो आपने हरमुज़ बंद है, उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $126 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। अगर ये मज़ीद 1 से 2 महीने ये इसी तरह ये ब्लॉकेज रहती है तो उसके बाद जो ये कीमतें हैं ये $180 फी बैरल को क्रॉस कर जाएंगी। जो आज कीमत 400 है, ये 600 से 700 रुपये फी लीटर पेट्रोल की हो जानी है। और इस हवाले से अगर मजमूई तौर पर बात करें, आबनाए हरमज़ से जो ये जो गुजरगाह है, यहाँ पर 20 से लेकर 29% तक जो दुनिया भर में पेट्रोल की जो सप्लाई है वो होती है, खुराक की होती है, फार्मास्यूटिकल की होती है, यूरिया की सप्लाई होती है। अगर इसके साथ रेड सी जो है उसको भी जोड़ दिया जाए तो तकरीब अगर वो भी ब्लॉक हो जाए तो 70% तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत, ये पेट्रोलियम की जो है वो रुक जाती है। और इसके साथ है आबनाए मनाका जो है, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया के दरमियान में, अगर वहाँ पर भी सप्लाई रोक दी जाए और वो भी बंद कर दिया जाए इस एहतजाज पर कि जो अमेरिका और ईरान जो है जो उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, तो उस बेस पे पाकिस्तान भर में ये सारी सप्लाई चेन रुक जाती है और पाकिस्तान बैक चला जाएगा 1970 से पहले। तो सर और 90% का बोझ डाल रहे हैं। अपनी अयाशा तो हुकूमत की खत्म नहीं हो रही, ये कह रहे हैं कि हम कर्ज लेके जो अवाम है उनको सब्सिडी नहीं दे सकते, तो वही जो कर्ज लेके फिर अपनी अयाशा क्यों नहीं सर खत्म करते? आकाशा, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो हुकूमत है वो सब्सिडी जरूर दे सकती है, लेकिन उसने सब्सिडी देनी कहां से है? उनकी इस वक्त जो सबसे ज्यादा कमाई है वो इसी पेट्रोलियम लेवी से है, इन्हीं बिजली के बिलों से वो ज्यादा जो टैक्सेस हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। FBR जो है उसकी कारकर्दगी अगर देखें, अगर उसका हदफ मुकर्रर किया जाता है 1000 अरब, तो वो 400-500 अरब रुपए इकट्ठा करता है। फिर हर साल या हर महीने जो है चेयरमैन FBR और हुकूमत एक अनाउंस करती है कि हम जो टैक्स दहिंदगान है उनकी तादाद में इजाफा करना है, और वो कभी भी नहीं हुआ। माजी की हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है, कोई टैक्स जो दहिंदगान के में इजाफा नहीं कर पाए, और जूं का तूं है। और ये इसीलिए ये तमाम तर ये जो टैक्सेस हैं इसका बोझ डायरेक्ट आवाम पर डाला जाता है, और इनडायरेक्ट वे में भी और डायरेक्ट
भी। और अभी जो पेट्रोलियम लेवी लगाओ, कभी फलां चीज़, कभी सब्सिडी भी उन्हीं में से दी जाती है। 1 रुपये सब्सिडी दे देते हैं और जब लेने की बारी आती है तो 50 रुपये लेवी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। और अभी हुकूमत अपनी उन्होंने खर्चियाँ जो है वो ख़त्म नहीं की, नाम कफायशवारी का है, लेकिन कहाँ पर कफायशवारी नज़र आ रही है? क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बिजलियाँ बंद होती हैं, पार्लियामेंट हाउस की बिजलियाँ बंद होती हैं, सरकारी दफातर के AC नहीं चलते, और बाकी जो वहाँ पर अखराजात हैं क्या एज़ यूजुअल वो अखराजात नहीं हो रहे बल्कि उससे ज़्यादा हो रहे हैं? पाकिस्तान में भी देखने में आया है कि जब पेट्रोल की ये बातचीत हुई तो उस वक्त पाकिस्तान का था $30 करोड़ का, अब वो 80 मिलियन डॉलर तक जो है वो पहुँच चुका है। $30 मिलियन से $80 मिलियन तक वो अखराजात जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये पाकिस्तान है कि जो पाकिस्तान के अंदर नाम तो कफायशवारी का दिया जाता है लेकिन अखराजात डबल कर दिए जाते हैं। वो कफायतशारी सिर्फ एक आम आदमी के लिए है, हर उस पाकिस्तानी के लिए जो कि वो मजदूर है। सायरा जी, मजदूर जो हैं वो आज के दिन भी रैलियां निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई को कम कर दो, हमारा जीना जो है मुश्किल हो चुका है, हमारी सांसें जो है वो छीन रहे हो आप लोग। इस पर तारिक फजल चौधरी साहब ने आज लेबर डे की एक तकरीब से खिताब किया और वहां पे कहा है कि आज मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि जो मजदूरों के मसाइल है तो कोशिश की जाएगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन मसाइल को हल किया जाए। ये मसाइल हर साल बाद इसी दिन मजदूर डे पे यानी लेबर डे पे हमारे सामने आते हैं और फिर ये जो हुकूमती वज़रा हैं इनकी जानिब से बड़े बड़े बयान जो है वो भी दिए जाते हैं कि अब मजदूरों के मसाइल जो है उनको हल किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये लेबर्स डे मनाया क्यों जाता है, क्योंकि मजदूर तो आज भी बाहर है, आप लोग तो आज भी अंदर है। अस्सलाम वालेकुम मुकाशा, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तकरीब से खिताब किसने किया था? तारिक फजल चौधरी साहब, हमारे वजीर पार्लिमानी अमूर हैं माशाल्लाह। वो कहते ना, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर तो अभी जिस तरह आतिफ भट्ट साहब ने कहा था, मैं भी अभी गिजरी से गुजरी थी, तो वो गिजरी पुल के नीचे वो जो मजदूर बैठे हुए होते हैं हथौड़ा छेनी लेकर और कलर वाले, वो तो बेचारे लाइन से वैसे धूप में उसकी छांव में बैठे हुए थे। उनको तो ये भी नहीं पता होगा, वो कहते हैं ना कि जिसके नाम पर छुट्टी होगी खुद वो काम पर जाएगा। आज मेरे वतन में मजदूर का दिन मनाया जाएगा। जो बाबू लोग हैं उनको छुट्टी है, और जो कहते हैं कि यकम मई जिनके लिए मनाया जाता है, आज भी वो दर बदर और ख्वार हैं। और आतिफ भट्ट साहब की बात कि वो रात में कुछ कमाएंगे, 400-500 की दिहाड़ी लगेगी तो वो 500 में जाकर कुछ लेकर जाएंगे, हालांकि उससे कुछ आएगा भी नहीं। आप यहाँ पर आटा, चीनी, दाल, चावल इनकी वो कर ले। ये देखिए कहने की बातें हैं, कब से सुने जा रहे हैं, अच्छा जी गरीबों का इस्तेसाल नहीं होगा, इनके लिए कोई पॉलिसीज लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कब किस हुकूमत ने सोचा? भिखारी बनाने का ही सोचा ना, कि इसको इस कार्ड पे इतने पैसे दे दो, इनको ये फ्री का शेल्टर दे दो, फ्री की यहाँ पर दस्तरखान लग रहा है, यहाँ पे रोटी दे दो। अरे भाई, लोगों की इज्जत नफ्स है, आप उनको रोजगार दें। रोजगार, आप रियासत हो, रियासत माँ के जैसी है, आप उनको रोजगार के मौके मुहैया करो, बजाय कि आप उनको भिखारी बनाने के और अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि हातिम ताई की कपड़े पे लात मारते हुए आप उनको जी ये सब्सिडी, ये 2000 रुपए दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आकाशा, इसके ऊपर क्या मैं आपको क्या कहूँ, आप मुझे बताएं। कोई ऐसी पॉलिसी, कोई चीज बनी भी हो, आप आए दिन अखबार उठाकर देखें, अब बार बार वही बातें रिपीट होती हैं। इनकी गाड़ियां, इनकी मरात, 8-8 करोड़ का प्लॉट, उनको खुदा जाने कौन सी उनकी खिदमात हैं, वो तो हमें तो नजर नहीं आती जो उनको दे दी जाती हैं। फिर उसके बाद फिर वापस से अगर तनख्वाहों का जिक्र करूं, चेयरमैन सेनेट और उनकी, और बाकी हमारी पेंशन चीजें, तो कहाँ इनके बयानात ही मैच नहीं करते। इनको बयानात, अगर कोई किसी का ज़मीर कोई थोड़ा वो कहते ना कि जिंदा है, तो वो शायद खामोश हो जाए और इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ले, या तो कोई ऐसी बात करें। अभी ये हम लोग, जब मैं गवर्नमेंट में थी उस वक्त ये कमेटी में आते थे, ये जो CDA चेयरमैन, वो कहते ना कि क्या बोलते हैं उसको, करप्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी, CDA का ये मतलब है, द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। वो आके किस तरीके से रेडी वाहनों की रेडियां, वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हुए 3-4, जो हमारी कमेटी में भी आया, और सारा आज के गरीब, मतलब मुझे हंसी आ रही थी। और मैं कमेटी में भी पूछा कि किसी में हिम्मत है चक शहजाद को खाली करवाने की? वो तो फार्म हाउसेस थे ना, वहां पर अब घर भी बन गए, शादी हॉल बन गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
फिर बड़े बड़े शोरूम्स हैं जिन्होंने फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है, उसको तो छुड़वा नहीं सके। वो जो गरीब अपनी रेड़ी लेके खड़ा है, बजाय कि भाई आप उसको नंबर दे के कोई जगह या साइड पे कर दें, बड़े बड़े बाबू जिनको वो कहते हैं कि उस वक्त भी कोई शहनशाह साहब थे कि भाई माँ ने नाम रखा होगा कि शहनशाह मेरा बेटा कोई पता नहीं प्रजा का ख्याल रखेगा, उस शहनशाह ने जाके लाते मार के गरीबों की रेड़ियां उल्टाना शुरू कर दी। तो यहाँ गरीब का पुरसाने हाल है कौन? सारा तो जी, ऐसे ही है कि वो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना कि अपना छत और अपना घर जो है वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और 25 लाख से 1 करोड़ तक कर्जे देने की भी बात की है। अब समझ ये नहीं आ रही कि इन घरों की सबसे ज्यादा जरूरत है किसको, इस वजह से क्योंकि जो मजदूर है, जो शराइत रखी जाएंगी, वो मजदूर तो एक शर्त भी पूरी नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा लगता है कि इस दफा आसान शराइत होंगी और जो एक आम आदमी है, एक मजदूर है, उसके लिए आसानी होगी इसमें? बंदे को पता ही नहीं है, ये तो अपना बेनजीर के पैसे लेने के लिए एजेंट के वो क्या कहते हैं मरहूने मिन्नत होते हैं कि वो एजेंट उसमें से 3,000 रुपए खुद रखता है और 7-8 हजार रुपए इनको देते हैं। हमारे लोगों को तो वो कहते हैं ना कि बकौल इनके, अब इनकी बात छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने बोला कि शऊर इतना जरूरी नहीं होता। इन्हीं का बयान है कि शऊर जरूरी नहीं है। तो जब शऊर ही नहीं होगा, किसी को यही नहीं पता, आप देखिएगा इसमें कितने घपले होंगे। आप उससे पहले जब हम लोग भी वहां पर देखते होते थे कि इवन जो स्कॉलरशिप्स आती थी उसमें सारी ब्यूरोक्रेसी, उनके रिश्तेदार, दूर पार के रिश्तेदार, उनके मुलाजिम, ये करते करते कोई एक आध किसी को मिली तो मिली, वरना मुझे पता है 5 साल मैं वहां थी, मेरे फरिश्तों को भी खबर ना हुई कि ये हंगरी से हम लोगों को इतनी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। आप किसी वजीर को पता हो जो ब्यूरोक्रेसी के बहुत करीब हो तो हो, बाकी जो बैठे हुए 342 हम लोग गधे थे, हम में से किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज मिलती है। वो ब्यूरोक्रेसी नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती, वो पहुंचने नहीं देती। तो ये भी जब जिस किस्म की चीजें आएंगी, ये घर के इन्हीं के वो होंगे, कर्जे लिए जाएंगे। अब देखे ना कितनी आसान अकसात पे कर्जे हैं कि 20 साल में वापस करना है और उसके ऊपर शरह सूद भी कम है। तो यही लोग फायदा उठाएंगे। कहाँ हमारे वो, आप एक बात करते हैं तो वो गरीब तक उसका सम्राट तो पहुंचते नहीं है। चले सारा, जिस पे आपका पॉइंट आ चुका है इस वक्त, आज भी हमने देखा कि जिस तरीके से एक मजदूर जो था वो अपने हक के लिए खुद ही बाहर आया था, क्योंकि ये ओपोजिशन का काम है और शायद ओपोजिशन सही से कर नहीं पा रही है। ओपोजिशन जो है, अवाम जो है वो ओपोजिशन की तरफ देख रही है कि ओपोजिशन हमारे लिए कुछ कर दे, और ओपोजिशन जो है वो कह रही है अवाम हमारा साथ नहीं दे रही। मतलब अजीब सी मंतक है जो कि समझ से इस वक्त बाहर हुई है। अली इमरान साहब, हुकूमत की जो नाअहली है वो भी इस वक्त हमारे सामने आ रही है, और उसके साथ साथ चले सवाल आपके लिए आसान कर देती हूँ, ओपोजिशन अपना किरदार किस तरीके से सर अदा कर रही है? ऑपोजिशन आपको घुमा फिरा के ऑपोजिशन पे ही लेकर आती है, हुकूमत की कारकर्दगी कभी नहीं पूछती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही सबसे बड़ी मेरी लड़ाई आपकी हमेशा रहती है कि कभी इनकी हमारी सर, मैंने अपने सवाल में कहा है कि हुकूमत की तो नाअहली है, लेकिन ऑपोजिशन का काम है कि वो आवाम के साथ खड़ी हो, जो कि आप खड़े नहीं होते। हुकूमत की नाअहली भी हम खड़े नहीं होते। अगर हम खड़े नहीं होते तो फिर आप खड़े होते हैं। मुझे ये बताएं कि 9 मई के बाद से डॉक्टर साहब इंतहाई माजरत के साथ, कल जब आप हुकूमत में थे ना, उस वक्त भी मजदूर के साथ यही हो रहा था। सुन लें, आप इस मुल्क में जब जो हुकूमतों में रहा है ना, मजदूर की हालत नहीं बदली है। आप सब लोग मजदूर के मामले पर एक पेज के ऊपर हैं, सब लोग। कोई एक पार्टी इस मुल्क में ऐसी नहीं है कि जिसने इस मुल्क में कभी मजदूर का सोचा हो। चलें असगर चौधरी साहब, आप पूरा मौका देते हैं अली इमरान साहब को। अली इमरान साहब बताइएगा प्लीज। सर, मैं एहतजाज के तौर पर बात नहीं करूंगा। जब मैं आपकी बात में नहीं बोलता तो आप लोग एक सवाल करने के बाद बार-बार इंटरप्ट मैं तस्सीह आपकी कर रहा हूं सर, इंतहाई अदब के साथ तस्सीह कर रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। चले अली इमरान साहब, आप बोले। अली इमरान साहब, गुड न्यूज़ दे दे आवाम को कि अब इस मर्तबा आपके साथ खड़े होंगे। हम ऑपोजिशन हैं। एहतजाज के तौर पर अगर आपने यही वतीरा रखना है, चले हम चुप कर जाते हैं। सर आप बता दें, सर आप बता दें। मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं सुनूंगा आपको। डॉक्टर साहब, आपकी नुमाइंदगी मैं कर देता हूं सर। मैं वैसे भी पीटीआई का बीट रिपोर्टर हूं सर। बिल्कुल बोले सर, बिल्कुल। आप तर्जुमान हैं तो मैं बीट रिपोर्टर हूं, मैं कर देता हूं आपकी नुमाइंदगी। जी असगर चौधरी साहब बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने बात की अपोजिशन की नकाशा, देखिए बदकिस्मती है इस मुल्क में, चाहे जो पार्टी हो। हमने आज तक देखा है, और सारा बानो साहब हमारी बहन है, वो इत्तेफाक करेंगी इस बात से, वो खुद हुकूमत भी उनकी पार्टी रही है और अपोजिशन में भी, कि पार्लियामान के अंदर भी सारा कुछ यही होता है, पॉलिसीज़ बनती हैं। बड़ी तफसील से उन्होंने अभी एक बात की कि मजदूर को कुछ नहीं मिलता। वो जो आपने सवाल किया था हाउसिंग से, बदकिस्मती यहाँ पर यही है कि ये तमाम पार्टियाँ जो हैं
ये एक पेज के ऊपर है, सेमिनार्स करने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुजाहरे होने हैं। जब मजदूर जब निकलेंगे तो जो उस वक्त की अपोजिशन होगी वो आएगी, अपना फोटो शूट करवाएगी और उसके बाद चली जाएगी। मुझे बताइए कि आज तक कोई एक पॉलिसी मजदूर की आई है सामने? वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो क्या मजदूर के ऊपर खर्च हुआ है? EOBI का जो फंड है वो क्या मजदूर के ऊपर खर्च हुआ है? किसी अस्पताल में मुझे बता दें कि किसी मजदूर का कोटा है कि मजदूर से मुराद वो सनती मजदूर है, वो सड़क के ऊपर काम करने वाला है, वो किसी दफ्तर में काम करने वाला है? कहीं पर कोई पुरसान हाल नहीं है ना। तो क्योंकि हुकूमतें बेसिकली करता कौन है? वो तो ब्यूरोक्रेसी हुकूमतें चलाती है ना। यहाँ पर तो वज़रा को पता ही नहीं होता है। वज़रा को अच्छा, जब तक साफी अगर सच बोल रहे हैं तो ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत चलाती है? जरा सर वही तो चला रही होती है, फाइल तो वही मूव करती है। वजीर साहब को तो पता ही नहीं है। वजीर साहब सो के उठ के आ रहे होते हैं ऑफिस। सर मेरा आपसे इस वक्त ये सवाल है कि जिस तरीके से कहा तो ये जा रहा है कि ईरान और ये जो अमेरिका जंग होती है इससे हालात जो है पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। सो सर सवाल ये है कि पहले भी तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। हर तीसरे दिन आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते थे, महंगाई एकदम से बढ़ जाती थी। सो आम आदमी तो उस वक्त भी मुश्किल में था। देखिए, जो एक तो आपने अवैस लगारी साहब के पहले बयान की बात की है, नो डाउट कि ये मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। बल्कि उसका रिजल्ट जो है वो जो अगर दूर दराज के जो अजला हैं उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में लोड शेडिंग कम होती है, हमारे इलाकों में 22-22 घंटे 24-24 घंटे या 18-18 घंटे होती है। तो इस दफ़ा जो उसका वो जो असर था वो इस्लामाबाद में भी आया कि हर 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही थी 1 घंटे की। और अब हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं, चूँकि वो जो अवैस लगारी साहब की जानिब से ये कह दिया गया है कि वो जो गैस है वो अब पाकिस्तान आ गई है और उसकी वजह से जो मसाइल थे जो बिजली पैदा करने के हवाले से वो अब जो है वो हल हो चुके हैं। और वाकई ये देखने में है कि कुछ दिन पहले से जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। ये बात उनकी दुरुस्त है। दूसरी जानब जो इस वक्त अगर देखा जाए तो आब नए हरमज से जो चीज़ गुजर रही है, पाकिस्तान की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं रोकी जा रही। कल भी एक जहाज़ जो है वो गुजर के आया है और इससे पहले भी जो है वो तेल बरदार जो हमारे जहाज़ है वो सारे गुजर के आ रहे हैं। लेकिन जो आलमी मार्केट में कीमतों का असर है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो हुकूमत है वो साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अप होती हैं उसके साथ ही लेवी को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है। कल जो है वो डीजल पर भी एक नई लेवी जो है वो लग गई है, उसमें भी इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है। 26 रुपये या असगर साहब बेहतर बताएंगे, इनकी बीट है। तो हुकूमत जो है वो मौका ढूंढ रही होती है कि अवाम को किसी तरह गले के ऊपर चाकू रखकर बल्कि कुल्हाड़ी रखकर जो है उनको काटना है। तो वो मौका मिल जाता है जब आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ये लगे हाथ जो है ना ये अपने भी हाथ धोना। सर अब तो मौके का भी इंतजार नहीं किया जाता। हुकूमत अपनी नाकामी अवाम की जेबों से निकाल रही है और अवाम पे किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है वो भी इस वक्त हमारे सामने है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और डॉक्टर अली इमरान साहब, इस वक्त मेरा सर आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से पहले भी हम बात कर चुके हैं, मजदूर जो हैं वो आज के दिन भी रैलियां निकाल रहे हैं, लेबर्स जो है, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो एक मजदूर है वो आज भी बाहर ही है। सो इसमें प्राइम मिनिस्टर, हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी आवाम के लिए बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। CM पंजाब जो है वो भी बहुत कुछ लेकर आ रही हैं। तो सर सवाल इस वक्त आपसे ये है कि जब इतने पैकेजेस लेकर आ रहे हैं तो उसमें मजदूर के लिए क्या है, क्योंकि शराइत इनकी जानिब से ऐसी रख दी जाती है जो एक आम आदमी जो है उनको पूरी नहीं कर पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा देखिए, मैं सबसे पहले, आपने पहले भी सवाल किया था, मेरा बड़ा कंप्रिहेंसिव उसके लिए जवाब था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर के अंदर। आकाशा देखें, हम जितनी भी तनकीद कर लें या मैं तनकीद को बड़े खुले दिल के साथ जो है वो लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब दे सकूँ। देखिए, अगर इस पाकिस्तान के 75-77 साल दौर के अंदर वाहिद वो शख्स था इमरान खान जिसने गरीब का सोचा, और उसका मैं जवाब इस तरह दूंगा। आप अपनी पूरी जिंदगी में मुझे ये बताएं कि आज तक कोई प्राइम ऐसी हुकूमत आई जिसने हर शख्स को जिसकी आमदन बहुत थोड़ी थी उसको वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड उसके जेब में डाला, जिसके ऊपर आप 10 लाख रुपए का किसी भी हॉस्पिटल से जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते थे। यानी मैंने उस पर देखा कि इतने गरीब लोग
जिनको इमरजेंसी में अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो किसी ने सीएमएच से करवा ली और किसी ने किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके फौरी तौर पर, और किसी हमारी गरीब बच्ची की अगर डिलीवरी का मसला है तो सरकारी अस्पताल से नहीं होता तो उन्होंने जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया। और हर आदमी जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था और उसकी जो इनकम थी वो सर्टेन लेवल से नीचे थी तो उसके लिए सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी कीमत थी जिसके ऊपर आप 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते थे। उसके बाद आपने देखा कि इस मुल्क में लंगर खाने और शेल्टर बनाए गए। लंगर खाने हर शहर के अंदर, रावलपिंडी शहर से लेकर आप कराची तक चली जाए तो हर शहर के अंदर लंगर खाने खोले गए और शेल्टर्स होम खोले गए। और मुझे बड़ा एक इत्तेफाक हुआ आज से कुछ देर पहले रावलपिंडी जाने में, जहां पर वो शेल्टर खाने थे, इस हुकूमत ने आते ही वो लंगर खाने और शेल्टर खाने खत्म करके वहां पर पार्किंग बना दी है गाड़ियों के लिए। यानी वो लंगर खाने या शेल्टर जहां पर गरीब रात बिता सकते थे, अब वहां पर लोगों की गाड़ियां खड़ी होती है और उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। फिर हाउसिंग स्कीम इमरान खान साहब लेकर आए जिसमें 50,000 घर पहले बनने थे और जिसके लिए फंड भी सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले उसके ऊपर एक पूरी तरीके से एक तलवार फेरी और आज वो ही जो एक क्या कहते हैं कि पुरानी शराब पर नया एक लेवल लगाकर अब कह रहे हैं जी कि हम वो 50,000 घर बना के देंगे। फिर आ जाए नमल यूनिवर्सिटी 50 लाख है, लफ्ज 50 लाख है, 50 लाख, सॉरी 50 लाख, खान साहब ने भी 50 लाख, मेरे स्लिप ऑफ टंग है। और फिर आतिफ साहब आप ये देखें कि मियाँ वाली के पहाड़ों में एक यूनिवर्सिटी बनाई वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिसका नाम नमल है। वहां पर प्योरली उन बच्चों को दाखिला दिया जाता है कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी पढ़ सकें। और खूबसूरती उसकी ये देखें कि यूनिवर्सिटी आप पास करते हैं नमल के अंदर और एक बरतानिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है और वो डिग्री पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज्ड है। फिर आप आ जाएं वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कैंसर हॉस्पिटल का मंसूबा है, क्या आज दिन से पहले कोई पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान इस सियासत में आया जिसने पाकिस्तान के गरीब आवाम का सोचा? इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं कैंसर हॉस्पिटल, जहां पर जाकर आप लिख कर देते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं और मैं इलाज नहीं करवा सकता, और एक कमरे में 4 लोग लेटे होते हैं और चारों में से किसी को यह नहीं पता होता कि किसका इलाज फ्री हो रहा है और कौन पैसे देकर इलाज करवा रहा है। ये तो थी हमारी स्कीमें। फिर आ जाते हैं आज के आपके लेबर डे के हवाले से। आकाशा, हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। देखें, लेबर डे का बुनियादी जो ये लेबर डे बना कैसे और क्यों वजूद में आया और कैसे वजूद में आया। 1886 के अंदर अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया और उस एहतजाज के सिलसिले में जब वो एहतजाज किया गया तो उस एहतजाज में उनके बुनियादी जो मुतालबात थे वो ये थे कि उस वक्त मजदूरों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और वो लोग जो थे आखिर इससे इतने तंग आए कि उन्होंने फिर 1886 के अंदर शिकागो में जब मुजाहरा किया गया तो उनके मुतालबात थे कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे तफरी। वहां से उनकी ये मूवमेंट चली और फिर 1889 के अंदर जाकर जो आपकी इंटरनेशनल बामी इश्तराकी तंजीम थी, उन्होंने लेबर डे को एक दिन करार दिया कि ये मजदूरों का दिन होगा ताकि हम मजदूरों की जो एफर्ट्स हैं वो याद रखें। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर हम जिन्हें मजदूर कहते हैं उसमें फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उसमें टीचर्स हैं, उसमें किसान हैं, उसमें ड्राइवर्स हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आज पाकिस्तान में जो लेबर्स हैं क्या उनको किसी भी किस्म का ये दिन तो मजदूरों के लिए है, लेकिन मजदूर आज भी आतिफ साहब की मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वो आज भी काम कर रहे हैं और जो बाबू हैं और जो इस पूरे सिस्टम को एंजॉय करते हैं वो ठंडे कमरों में बैठकर उसको एंजॉय करेंगे। और अगली बात आकाशा, देखें, आपने कहा कि अपोजिशन इस पे क्या कर रही है। देखिए, अपोजिशन ने क्या करना है, तमाम इख्तियारात और वसाइल हुकूमत के हाथ में होते हैं। जब हम थे तो मैंने आपको गिनवा दिया कि हमने क्या किया। सोचें, ये लोग जो पिछले 40 से 45 साल से इस इक्तदार के साथ चिमड़े हुए हैं, उन्होंने इस मुल्क के न सिर्फ मजदूर बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया। मैं आपको बताता हूं। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं, जहां पर आप कह रहे हैं कि वसाइल तमाम तर हुकूमत के पास हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की कुछ बातें कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब। एक मजदूर के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ ऐलानात जो है वो आज किए हैं, कुछ बयानात जो है वो दिए हैं। सो सोहेल आफरीदी साहब, एक मजदूर जो है, एक आम तबका जो है केपी का, उसके लिए कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पहला जवाब दूं। आपने मरियम नवाज की बात की। पिछले 45 साल में इन्होंने ऐलानात किए और वजीर आज़म इमरान खान ने अपने 3 साल दौर में, 3.5 साल दौर में आपको हेल्थ कार्ड दिया, आपको लंगर खाने दिए, आपको शेल्टर होम दिए, आपको हाउसिंग स्कीम दी, आपको नमल दिया, आपको कैंसर हॉस्पिटल दिए।
और ये 45 साल में अभी तक ऐलानात पर खड़े हैं। तो अब आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो लोग इनकी वकालत करते हैं, जो लोग इनको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, मेरा सवाल उनसे है कि आप सोचें कि वो शख्स जिसने 3.5 साल में आपको ना सिर्फ ऐलान करके बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया, इसीलिए आज की पाकिस्तान की जो अवाम है आज उसके पीछे खड़ी है। और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में उन्होंने मूली, गाजर, खंबा, सलाई मशीन को ढूंढ कर जो है वो मोहरे लगाकर उसको कामयाब बनाया। अब आते हैं सुहेल आफरीदी की तरफ से। ये सुहेल आफरीदी साहब के जो बयानात हैं, ये सूबाई सतह के बयान हैं। उनके पास देखें, जितनी भी आप बड़ी स्कीम्स है ना, आप हेल्थ की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, शेल्टर्स की बात करते हो, तो ये तमाम इख्तियारात वफाक के पास है। सूबाई हुकूमत अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है और कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर सुहेल आफरीदी ने कोई बयान किया तो ये बड़ा खुश आइंदा है कि अभी उन्हें आए हुए 6 महीने हुए हैं, तो वो ये चीज सोच रहे हैं कि हमें मजदूरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखें, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं आज आपकी तवज्जो आकाशा एक बड़े अहम इशू की तरफ दिलाना चाहता हूँ, और आपके नाज़रीन के लिए भी बड़ा खुशगवार होगा। आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता 2 रोज पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें 3 ऑनरेबल जजेस, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफवान साहब और जस्टिस शकील अहमद है, जो शकील अख्तर है वो ऑथर ऑफ द जजमेंट है। हुआ ऐसे कि NA 251 बलोचिस्तान में 2 कैंडिडेट खुशहाल खान काकड़ और सैयद समीउल्लाह, एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से था और एक का जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। वहां पर हुआ क्या, जैसे पूरे पाकिस्तान में हुआ कि खुशहाल खान काकड़ को हरवा कर जो खैबर जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कैंडिडेट थे, सैयद समीउल्लाह जो मौलाना फजल रहमान साहब पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको जितवा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट उस पर दे दिया है, और आने वाले दिनों में आपके शोज का ज्यादातर हिस्सा इसी बात पर सर्फ होगा। मैं आज आपके जो नाज़रीन उनको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो फॉर्म 45 होगा वो ही असल फॉर्म होगा जिसके ऊपर हार जीत का तयन किया जाएगा। इस NA 251 में रिटर्निंग अफसर ने जो फॉर्म 45 थे उनको नजरअंदाज करके फॉर्म 48 पर अपनी जो उनकी एंट्रियां थी वो की और वो गलत थी, तो उन्होंने फॉर्म 45 को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से खुशहाल खान काकड़ की वजह से सैयद समीउल्लाह जीते। और वो जो है वो अब उन्होंने इसमें कह दिया है कि जो फॉर्म 45 है वो ही असल नतीजा होगा जो प्रेसाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर को भेजते हैं, और उसके बाद जो है नतीजा होता है उसी के ऊपर होगा। तो आने वाले दिनों में आपके शोज की तमाम तर बहस इसी पर होगी कि जो लोग फॉर्म 45 पर जीत कर आए हैं वही असल जीते हुए लोग हैं। तो मुझे इससे फिर एक और ख्याल आया कि अब यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब वाले हल्के पर क्या बनेगा, क्योंकि सारे फॉर्म 45 तो यास्मीन राशिद साहब के पास है, नवाज शरीफ साहब तो फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में एक खुशगवार तब्दीली भी शायद आना शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट का ये पीटीआई के लिए। बिल्कुल पीटीआई के लिए चलें सर, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो वेरी मच। और आने वाले दिनों में आप शायद देखें कि ये जो अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर नाजिल है इन हुक्मरानों की शक्ल में, शायद इससे हमें निजात मिल जाए और पाकिस्तान की अवाम को हकीकी क़यादत नसीब हो, जिन्होंने पहले 3.5 साल में अवाम, मजदूर और इस गरीब तबके को, पाकिस्तान की जो 50% आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, उसके सोचने के लिए भी कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इस मुल्क के गरीब, किसान, टीचर, मजदूर की आवाज को बुलंद कर। चलें, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 129 रुपये 72 पैसे के जो टैक्सीज हैं वो शामिल हैं, और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में 103 रुपये 50 पैसे लेवी जो है वो भी शामिल है। मतलब कुछ नहीं हो सकता इस आवाम का सोच। जिस तरीके से अली इमरान साहब ने कहा कि आने वाला वक्त जो है वो खुशाइंद हो सकता है, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ ही जाए। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात कर ली जाए तो ट्रंप जो है उनके नए बयान जो है वो इस वक्त हमारे सामने है। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ईरान से जंगबंदी खत्म, दोबारा हमलों का एक इशारा जो है उन्होंने दे दिया है। और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा शेयर किया है जिसमें उन्होंने आबना होर्मुज को आबना ट्रंप का नाम दिया, और जिस पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है उनकी जानिब से, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो हैं उनकी जानिब से हमें देखने को मिला है। असगर चौधरी साहब क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आकाशा। मॉनिटर की तरह आप भी जो है ना वो बंद कर देती हैं गली में कि बस ठीक है जी इस तरफ आ जाएं, उस तरफ बात नहीं करनी है। हालांकि मैंने अपने प्यारे भाई हैं डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें कुछ रिस्पॉन्ड भी करना था, उनकी कोई थोड़ी सी तस्वीर भी बड़ी ज़रूर करनी थी कि बहुत से महकमे 18वीं तरमीम के बाद आप सुबह के पास चले गए,
14 साल खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गए हैं। साथ मैंने आपको पेट्रोल का भी बताना था। और आज मेरे मोहतरम वज़ीर तवानाई ने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त लंबा चौड़ा एक भाषण दिया है कि लोड शेडिंग ख़त्म हुई है। आतिफ भट्ट साहब भी उसकी तस्दीक कर चुके हैं। और मैं तलाश कर रहा था कि पता नहीं वो लोड शेडिंग ख़त्म कहाँ पर हुई है। अगर सिर्फ इस शहर इक़्तिदार में लोड शेडिंग ख़त्म हुई है तो हो सकता है, वरना सायरा बानो साहबा मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि वहाँ पर क्या हालत है या खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है और बाकी इलाकों में क्या हालत है। चले हम उस तरफ नहीं जाते, चले मान लेते हैं जी, आपकी भी मान लेते हैं और वज़ीर मौसूफ़ की भी मान लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कल तो बड़े दावे कर रहे थे, मैंने बड़ा गौर से उनका सारा वो रात को सुना था जो उनकी ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी। और वो तो ये दावे कर रहे थे कि बिल्कुल ईरान आ चुका है अब डील के ऊपर और डील वो होने वाली है। और साथ ये भी थी, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है उसने ये भी किया था कि महदूद पैमाने के ऊपर एक बड़े हमले की भी तैयारी हो रही है। देखें दो इंतहाओं के ऊपर जो पहुँचे थे ना, एक तो आज वो टाइम ख़त्म हो गया है, 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला करना है तो उसे सबसे पहले कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी, कांग्रेस को मुतमिन करना पड़ेगा कि वो क्यों हमला करना चाहते हैं। अगर वो हमला नहीं करते, कहते जी जंगबंदी इसी तरह जारी रहेगी और उस अखबार की वो ख़बर अगर गलत है, उसके बावजूद अगर नहीं हमला होता है तो फिर भी दुनिया की हालत यही रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप कभी तो कह देते हैं जी, वो आपने देखा नहीं है कि हमारे मामले में भी 6 से 11 के ऊपर चले गए जी। रात को भी उन्होंने कहा कि 11 त्यारे गिरे थे और पहले लाखों कहते थे, अब वो 3 से 5 करोड़ लोगों के बचाने की बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मेहरबानी करें आप ना हारमोज को ही रहने दें, आप ना हारमोज को आप ना ट्रंप ना बनाएं। आगे ही पूरी दुनिया के लिए आपने एक मुसीबत खड़ी की हुई है, अब हमें उस और उस मुसीबत से हमें भी निकालें और उस दुनिया को भी निकालें। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, क्या कहेंगे आतिफ भट्ट साहब इस पे? आकाशा, मैं तो ये कहूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक अनगाइडेड मिसाइल है जो सुबह कुछ फायर करता है, दोपहर में कुछ करता है, शाम में कुछ करता है। ये अमेरिका की सुबह दोपहर शाम की कारण वगैरह, हमारे यहाँ उस वक्त रात होती है जी जी। तो इस वक्त जो उनकी जानब से दोबारा ये इंडिया दिया गया है कि ईरान के साथ दोबारा जंग करेंगे। यहाँ पर एक दिन मेरी एक हुकूमती ज़राए से बातचीत हो रही थी, तो ये मुझे उस वक्त उनकी जानब से ये इंकशाफ हुआ कि माजी की अगर टोटल पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, शायद इतने टेलीफोन कॉल्स पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत को अमरीकी सदर की जानब से नहीं आए जितने ईद से पहले एक हफ्ता यानी कि रमज़ान का आखिरी अशरे में पाकिस्तान की क़यादत को ये कॉल्स मौसूल हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की और उनके जो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनकी ये ईरान अमेरिका जंग को बंद कराने के हवाले से पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि अमेरिका भी इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। ईरानी जंगजू कौम है, वो भी जंग लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर उन पर मसलत की जाए तो वो कर देते हैं। अभी ये बार बार आबनाए हरमज को कभी आबनाए ट्रंप या जो भी कहते हैं, अगर अमेरिका आबनाए हरमज पर कब्जा करने की पोजीशन में होता तो इस वक्त तक ये कर चुका होता जितन, लेकिन आबनाए हरमज को ऐसा कंट्रोल संभाला हुआ है ईरानी जो है उनकी जानिब से कि अमेरिका वहां पर ना आके कंट्रोल संभाल सकता है और ना ही कर सकता है, और ना वहां पर मार सकता है। सर इस बात का पॉइंट आ चुका है, वक्त बहुत कम है। सारा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सॉरी आतिफ भट्ट साहब, अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ में सायरा जी जहाज रानी की बहाली के लिए MFC के नाम से एक नया आलमी इत्तेहाद बनाने का एक मंसूबा जो है वो बना लिया है। माजी में भी हम देखते रहे कि ऐसे इत्तेहाद जो हैं वो बनते रहे, लेकिन मौजूदा हालात जो है वो भी इस वक्त हमारे सामने हैं। ईरान अमेरिका पर खुली जारहियत का इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या समझते हैं कि खलीजी ममालिक और दीगर इत्तेहादी जो है इस नए अमेरिकी फौजी ब्लॉक का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप बार बार जंग की धमकी दे रहे हैं, वो अब उनका इसी चीज पर गुजारा होगा, सिवाय धमकियां देने के कुछ और कर नहीं सकते। कि देखिए अब उनकी सेनेट में भी क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए हैं और इवन उनकी दिमागी हालत पर सवाल उठना शुरू हो गए जी कि भाई उनकी दिमागी हालत, और आप देखें कि जिस किस्म का वो जवाब दे रहे हैं तो ये बड़ा वो कहते हैं ना कि सवाल जन्म लेता है। और अभी वो कहते हैं कि ये ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो बहुत प्रेशर में है, तो अब इस किस्म की बातें करके उन्होंने आम बंदे को ये दिखाना है कि हम जंग जीत चुके हैं, यानी कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उन्होंने अचीव नहीं किया। हालांकि इतने बेवकूफ है कि वो एक पंजाबी में कहते हैं कि जब चंद चढ़ता है तो दुनिया वेख दी है। अब हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो देखें
वो कहते ना कि किसी ने जीत का ऐलान नहीं किया पर दुनिया को पता चल गया कि जीता कौन है। बिल्कुल। अपनी हार और जीत का कोई अपने मुंह से ऐलान थोड़ी करता है। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान का उसमें उस जंग में मतलब जाहिर है जीत हमारी हुई, तो हमने तो अपने मुंह से नहीं कहा, दुनिया को पता चला। तो अब ये बेवकूफ शख्स कभी कहता है कि ईरान अपने मुंह से इकरार करे कि वो जंग हार चुके हैं। ईरान तो जंग नहीं हारा। ईरान ने तो इस 45 दिन में आपको बता दिया है कि जंग कैसी की जाती है, और जो इनकी वो जो थी ना पूरे इस रीजन में, और ये जो सुपर पावर बना हुआ था, वो चीज शेक हुई है जी। तो अमेरिका को भी और मत भी मारेगी जी, उनकी इज्जत को इस वक्त सख्त खतरा है, क्योंकि ये नहीं करता तो बाकी जो ममालिक हैं वो कहते हैं ना कि वैसे तो दुनिया में वो कहते हैं कि हर जगह इनकी बेसिस हैं, तकरीबन 80 के करीब हैं, 90 के बाद हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट में बनी है कि ये बाकी ये जो हमारी जो कतर में, कुवैत में और इधर और ये तमाम चीजें। तो अब देखिए कर तो वो रहा है कि अपना वो जो एयरक्राफ्ट जो करियर है उसको उसने मूव भी कर दिया है, लेकिन वो जाहिर इतना सामने लेकर भी नहीं आएगा। आपको पता है कि उसको नुकसान हो गया तो कितना बड़ा वो नुकसान होता है, तो वो कहते हैं कि थोड़ा उस दूर रेडियस में ही रहेगा। और सारा जी आपने सही कहा है कि दूसरी बात जी सारा जी वक्त खत्म हो गया। दूसरी बात सर एक सेकंड, इसलिए कि अब खौफ सिर्फ ये है कि ये अपने पागलपन में कहीं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। और मैं काशा सिर्फ एक सेकंड कि खुदा के वास्ते अब मिल के बैठना होगा, इस सियासी नफरत को खत्म करें, क्योंकि अब हमारे दुश्मन चारों तरफ हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, इधर से इंडिया, इधर से अफगानिस्तान, इधर से यूएई में इसराइल आके बैठ गया। तो मुझे बताएं कि हम तो मतलब चारों तरफ से घिरे हुए। बिल्कुल। तो इनको बस अब फिर इस पे प्रोग्राम कीजिएगा। सियासी इस्तेहकाम जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम और ये जो ना आकबत अंदेश, ये जो बेवकूफ किस्म के हुक्मरान लाकर बिठाए हुए हैं, जिनकी वो कहते हैं कि ये शशके नहीं खत्म होते, कोई अपनी देखे ना कि अवाम को परेशान किया हुआ है। अब तमाम चीजों को हमें, जैसे आप पेट्रोल रिजर्वायर की बात कर रही हैं, हमारी मतलब फूड हम कहाँ जखीरा कर सकते हैं? आया खुदा ना खास्ता कल को ऐसी चीज हो गई तो हमारे पास भी क्या 45 दिन का ये पानी, ये खाना, ये हमारे पास पेट्रोल चीजें हैं। अब अल्लाह के वास्ते तमाम चीजें साइड पर करें और अपने ये मुल्क का ये सोचें कि ये आगे ये जंग रुकने का नहीं है। अगर आप ये समझ रही हैं कि वो खत्म ये चीज कर देगा, ये चलती रहेगी। और आप ये जो यूएई का किरदार है, ये तो यकीन नहीं करें कि अलार्मिंग है कि इधर से इंडिया हमारे पीछे, उधर से अफगानिस्तान वो प्रॉक्सी हमारे घर में घुस के बैठा हुआ है, इधर से फितनल हिंदुस्तान, उधर से यूएई में इसराइल की फौजें आ गई हैं। मुझे तो आप यकीन नहीं करें, अब तो लोकल खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही कि ये जो आके आप बताते हैं कि अभी जाहिर है यहाँ पे रहने वाले 25 करोड़ आवाम, हमारे मुल्क की बका का मसला है। और आप खुदा के वास्ते कि इनकी अयाशियां खत्म करें, ये इस किस्म की मुआशी इमरजेंसी इन हुक्मरानों पर लगाई जाए, बिल्कुल खत्म करें इनकी मराद, खत्म करें ये चीजें। और अब सिर्फ और सिर्फ अब आप यकीन नहीं करें, आप शायद कोई कहेगा कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रही है, कि तमाम हालात आप देखें तो इस वक्त समझें कि हम लोग भी जंगी हालत में हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। कुजा के ये बैठ के इनके वुज़रा बैठ कर आकर वो कहते हैं कि आग भड़काते रहते हैं और इनको समझ नहीं आती हो। भाई दुनिया खत्म होगी तो ये जितना पैसा लपेट रहे हो, ठेकों की मद में ले रहे हो, लोगों को बेघर कर रहे हो, अपनी तरफ से ये कर रहे हो, पहले ये चीज मजबूत करो, बाकी पे अगर जिंदा रहे तो लूट के खा लेना हम लोगों को। बिल्कुल सही कहा। सारा जी बहुत शुक्रिया। आतिफ भट्ट साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, असगर चौधरी साहब आप भी और डॉक्टर इमरान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।